दोस्तों नमस्कार। अब क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, अब नेक्सिस है। यानी 2014 से पहले बीजेपी मनमोहन सरकार पे आरोप लगाया करती थी कि यह क्रोनी कैपिटलिज्म है, कॉरपोरेट के साथ मिलकर सत्ता उन्हें लाभ पहुंचाती है। लेकिन 2014 के बाद का नेक्सिस कॉरपोरेट और सत्ता के बीच इतना पारदर्शी तरीके से उभर कर आया कि इस देश के भीतर का बजट हो या इस देश की आर्थिक नीतियां हो, सब कुछ कॉरपोरेट को देखकर ही बनने लगी। और कॉरपोरेट के हवाले मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसी के आधार पर इतना कुछ सौंप दिया गया कि कॉरपोरेट्स का नेटवर्क इस देश की इकोनॉमी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा बढ़ता चला गया। सही मायने में कहा जाए तो यह देश कॉरपोरेट चला रहा था या कॉरपोरेट के जरिए इस देश को चलाया जा रहा था। इन दोनों के बीच ही मोदी सरकार लगातार हर बजट में अपनी आर्थिक नीतियों के आसरे जो कुछ भी बतलाती रही। और वो कॉरपोरेट हाउसेस जिनका बिजनेस, जिनका धंधा दुनिया भर के भीतर था और वो सत्ता के करीब अगर थे तो सत्ता ने उन्हें इतना लाभ पहुंचाया कि उस कॉरपोरेट ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इतना कुछ 12 वर्षों में स्टेक पर लगा दिया कि अब उन्हें लगने लगा कि अगर मोदी सरकार कहीं डूब गई तो फिर उनका क्या होगा। सवाल डूबने और उबरने से आगे का है। बड़ा सवाल तो यह है, इस दौर में जब आर्थिक संकट गहराने लगा है तो कॉरपोरेट के भीतर भी एक फुसफुसाहट तो है। जिन आर्थिक रास्तों के आसरे बीते 12 वर्षों में भारत चला और आगे बढ़ा, कॉरपोरेट का नेटवर्क भी बढ़ा। अब वो अगर डगमगा रहा है तो उसके पीछे वही नींव है जो बीते 12 वर्षों में आर्थिक नीतियों के आसरे कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की सोच के तहत और इस देश के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं किया जा सका जो इस देश की इकोनॉमी को संकट काल में संभाल सके। और यही वो वजह है जहां पर अब कॉरपोरेट के भीतर भी यह सवाल है, अगर यही नीतियां चलती रही तो फिर कॉरपोरेट कहीं का नहीं बचेगा। दो सवाल, क्या कॉरपोरेट कोई विकल्प खोज रहा है? और भारत की राजनीति में कोई विकल्प इस दौर में इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी सत्ता ने राजनीतिक तौर पर इस दौर के चुनाव के पूरे समीकरण को ही अपने अनुकूल कर लिया है। हो सकता है यह सवाल कॉरपोरेट के जहन में हो। अल्टरनेटिव सोचे तो किसे लेकर आए और किसके पीछे पैसा लगाए। इस देश के भीतर हर छत्र तो ढह गया, कोई नहीं बचा। तो राज्यों के भीतर की इकोनॉमी में भी कॉरपोरेट को अगर अब कदम रखने होंगे तो दिल्ली की सत्ता से इजाजत लेनी होगी या दिल्ली का साथ देना होगा। लेकिन नया सवाल तो उसके आगे का है। जब इस देश के भीतर का बाजार खत्म हो रहा है, लोगों की खरीदने की ताकत खत्म हो चली है, दुनिया के बाजार में एनर्जी का संकट इस तरीके से गहराया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भारत जैसे देश सबसे ज्यादा घाटे में खड़े हो चुके हैं। एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, इंपोर्ट जो हो रहा है वो व्यापारिक घाटा बढ़ा रहा है। और ऐसे में करेंसी एशियाई देशों में सबसे नीचे भारत की करेंसी है। पूरे दुनिया के शेयर बाजार में भारत का शेयर बाजार ही क्रमोवेश सबसे नीचे है। जो पैसा निकाला जा रहा है और जिस टेक्नोलॉजी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, भारत उस टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा हो ही नहीं पाया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो, वो रेयर अर्थ के जरिए इस देश में सेमीकंडक्टर को बनाने का जिक्र हो, यानी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नहीं। तो दुनिया का पैसा तो आने वाले वक्त में दुनिया की उस तकनीक को देखेगा और भारत अगर वहां पर है ही नहीं। और यहां के जो कॉरपोरेट्स भारत के सार्वजनिक उपक्रमों के सामानों को खरीदकर सस्ते में औने पौने दाव में खरीदकर अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे थे, अब तो संकट उनके सामने भी आएगा। तो क्या कोई मैसेज भी दिया जा रहा है अब सरकार के जरिए, जहां पर अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांत पर छापा पड़ जाता है? और वो छापा इसलिए पड़ता है क्या? क्योंकि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। जेपी ग्रुप से जो खरीद होनी थी वहां पर जो बोली लगाई गई, नियम अनुसार वह बोली 1.8 बिलियन डॉलर की बोली सीधे तौर पर अनिल अग्रवाल के हिस्से में जानी चाहिए थी, लेकिन उससे कम की लगी बोली 1.5 वो लगाई थी अडानी ग्रुप ने, तो वो उनको दे दिया गया। यह पूरा खेल समझे उससे पहले कुछ बातें आज बिल्कुल साफ कर लीजिए। भारत के भीतर जो अब संकट काल के दौर में वो कॉरपोरेट बड़े बड़े हाउसेस जो फंस चुके हैं, उसमें एयरलाइंस का बिजनेस है, उसमें टेक्सटाइल पॉलिएस्टर खासतौर पर उसका बिजनेस है। इस देश के भीतर में केमिकल, जो स्पेशलिस्ट केमिकल बनाया जाता है उसका बिजनेस है। जो पैकेजिंग होती है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसका संकट आने वाला है। और जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है उस पर संकट आने वाला है। यानी युद्ध थमा नहीं, दुनिया के भीतर के संकट का असर कम से कम इन 5-6 सेक्टर्स पर जबरदस्त पड़ने वाला है। और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले ही नो कह चुका है, यानी उस तेजी से आगे बढ़ा नहीं। और भारत के पास एक गलगोटिया मॉडल था
यानी नकल कीजिए और उसके आश्रय चीजों को दिखाना शुरू कर दीजिए। कमोवेश यही रिफॉर्म की स्थिति भारत ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के तमाम दिए गए पॉलिसीज को लेकर अपनानी शुरू की और भारत के भीतर अपना कोई मॉडल खड़ा ही नहीं हो पाया। सिर्फ युद्ध काल के वक्त को भी अगर निकाल दीजिए तो भारत के शेयर बाजार से 50 अरब डॉलर निकाले हैं इस दौर में विदेशी निवेशकों ने। अगर इस दौर को आप निकाल भी देते हैं, यह अलग मसला है कि इस दौर में बिकवाली जो हुई है बहुत ज्यादा हुई है विदेशी निवेशकों के जरिए, जो शेयर बेचकर दूसरे देश में चले गए। जो एफडीआई है वो आज की तादाद में शून्य खड़ी है। भारत के प्रति ऐसी उदासीनता दुनिया भर के बड़े बिजनेस हाउसेस को लेकर या बड़े पैसे लगाने वाले निवेशकों को लेकर जो एक बार आई थी वो 2013 में आई थी, जिसको कहते हैं फ्रजाइल 5। इस वक्त उससे भी बुरी स्थिति है। यहां तक कि जो एमएससीआई का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 8% कम हो गई। 19-20% हुआ करती थी, जो आज की तादाद में 12% पर आकर खड़ी हो गई है। इसी दौर में भारत के शेयर बाजार का जिक्र करें तो बीएसई 12% इस 2026 युद्ध के बाद से गिर गया। निफ्टी लगभग 15% गिर गया। बात सिर्फ इतनी है क्या, यह बात इसके आगे की है। और अब जब वेदांता ग्रुप पर छापा पड़ा तो क्या यह उस कॉरपोरेट के लिए मैसेज है, हमारे खिलाफ आप मत जाइएगा। हमें पता है स्थिति नाजुक है, हमें पता है कॉरपोरेट के भीतर चरबराहट है, लेकिन हमारे खिलाफ खबरदार जो आप गए तो किसी भी आरोप के तहत आपकी घेराबंदी तो हो सकती है। और जब हम वेदांता ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं तो जरा समझिए, जेपी एसोसिएट्स, उनके जो होम्स, जो पावर और सीमेंट प्लांट्स, जो खास तौर से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो F1 रेस के लिए बनाया गया ग्रेटर नोएडा में, उन तमाम चीजों की वेदांता ग्रुप ने बिड लगाई थी 1.8 बिलियन डॉलर की, और अडानी ग्रुप की तरफ से बिड लगी थी 1.5 बिलियन डॉलर की, और दे दिया गया अडानी ग्रुप को। यानी यह अजीबोगरीब परिस्थिति जब निकल कर आई तो इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद शुरू हुई चौकसी, और चौकसी के बाद छापा। ईडी का छापा दिल्ली और मुंबई में वेदांत ग्रुप की कंपनियों पर पड़ना शुरू हो गया। यह अलग मसला है कि इस दौर में भी चौथी तिमाही का जो रिजल्ट आया उसमें जानकारी मिली कि वेदांता ग्रुप को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वह भी 89% था, यानी 9,352 करोड़, जो पिछली बार की तुलना में लगभग दुगना था। पिछली बार 4,961 करोड़ था, इस बार 9,352 करोड़ हो गया। जो रेवेन्यू था उसमें भी 29% की बढ़ोतरी हो गई। पिछले साल ये 39,789 करोड़ था, इस बार बढ़कर ये 51,524 करोड़ हो गया। तो ईडी कर क्या रही है? वो डिजिटल रिकॉर्ड देख रही है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख रही है, वो ओवरसीज डीलिंग्स को देख रही है, क्रॉस बॉर्डर फ्लोज जो भी हुआ है पैसे का उसको देख रही है, और इसीलिए दिल्ली मुंबई में वह छापे लगा रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यह मैसेज है उन कॉर्पोरेट्स के लिए जो अभी तक ये सोचते रहे कि दरअसल सरकार के साथ खड़े होंगे तो स्थितियां अनुकूल होंगी। वो कितनी स्थिति अनुकूल होगी, कैसे अनुकूल होगी, शायद इस दौर में घटते हुए नेटवर्क से समझा जा सकता है। यहां तक कि रिलायंस भी पिछले जो आखिरी हफ्ता था पिछले महीने का, उसमें शेयर बाजार में उसके नेटवर्थ में 46,000 करोड़ की कमी आ गई। उससे पहले के हफ्ते में भी 55,000 करोड़ की कमी आई थी। टाटा कंसल्टेंसी, उसमें भी पिछले हफ्ते 22,000 करोड़ की कमी आ गई। बैंकों में कमी आ गई। एचडीएफसी का घोटाला सामने आया, किस तरीके से वो पैसा रोटेट कर रहा है, तो उसमें उसके शेयर भी गिरे और 33,333 करोड़ रुपए नेटवर्क कम हो गया। यानी ध्यान दीजिए तो हर वो कंपनी, और खास तौर से अगर आप नाम लेना चाहें तो उसमें अभी तक लोग अंबानी अडानी को छोड़ रहे थे, आप छोड़ दीजिए। वो जिंदल हो, लक्ष्मी मित्तल हो, शिव नडार हो, पूनावाला हो, संघवी हो, राधाकृष्ण दमानी हो, उदय कोटक हो, सुनील मित्तल हो, अगर इनकी बातों को अलग अलग जगहों पर जो इस संकट काल के दौर में कही गई उसके मैसेज बहुत साफ हैं। संकट भयानक है और सरकार की नीतियां सिर्फ उस भयानक संकट की जानकारी दे रही है, उसके उपाय नहीं बता रही है। यानी जिस देश की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आश्रय चल रही थी, और जब संकट आया है तो वो जनता पर संकट आएगा या कॉरपोरेट पर भी संकट आएगा? तो जनता तो इस देश के बतौर नागरिक हर चीज को सह लेगी, उसके भीतर का राष्ट्रवाद देश के साथ खड़ा होगा, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो। लेकिन कॉरपोरेट तो मुनाफा देखता है, प्रॉफिट देखता है। इसीलिए इस संकट काल को लेकर उसकी परिभाषा हो सकता है अलग अलग तरीके से हो। खासतौर से पिछले दिनों जब एफआईआईज का सम्मेलन हो रहा था तो उसमें उदय कोटक सामने आए, उन्होंने कहा संकट
भयानक है। उन्होंने कहा संकट भयानक है, तो उसके बाद अश्वनी वैष्णव का नंबर जब आया, उन्होंने भी कहा, ये मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा संकट भयानक है। किस पे असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा, इसको लेकर कोई विजन सामने आ नहीं पाया है। दो तीन चीजें अब यहां पर जरा समझ लीजिए, उसके बाद उस फैक्ट्स पर आया जाएगा। इसकी पहली हकीकत तो यह है कि इस दौर में भारत के शेयर बाजार का नेटवर्थ और कम हो गया और भारत जो 5वें नंबर पर चल रहा था, पहले ताइवान ने पछाड़ा, उसके बाद साउथ कोरिया ने भी पछाड़ दिया आज ही। और भारत की जो नेटवर्थ है 4.84 ट्रिलियन डॉलर की है, जो शेयर बाजार की है। साउथ कोरिया 5.04 ट्रिलियन पर आ गया। ताइवान उसके पहले ही 5.15 ट्रिलियन के साथ भारत को पछाड़ चुका था। उसके ऊपर हांगकांग है, फिर जापान है, फिर चाइना और नंबर 1 पे अमेरिका खड़ा है। भारत के ठीक नीचे कनाडा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 4.53 ट्रिलियन उसका भी है। तो क्या कल भारत 8वें नंबर पर हो जाएगा? एक ग्राफिक्स देखिए जिसके जरिए आप शेयर बाजार के नेटवर्थ में भारत कैसे कम हो गया, यह जरा समझ पाएंगे। तो शेयर बाजार की स्थिति बहुत साफ बतलाती है कि भारत के भीतर के कॉरपोरेट्स में हलचल मची हुई है। वो जान रहे हैं कि दरअसल विदेशी निवेशक जो पैसा निकाल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह वो टेक्नोलॉजी है। और दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को देख रही है, या फिर जिस आने वाले वक्त को जिस टेक्नोलॉजी के आसरे पूरी दुनिया देख रही है, उसमें भारत कहीं टिकता क्यों नहीं है? वो सेमीकंडक्टर का जिक्र हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो पैसा कंपनियों में लगाया जा रहा है, इसीलिए तो पहले ताइवान और अब साउथ कोरिया आगे निकल गए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि देश के अंदर की इकोनॉमी क्या उतनी मजबूत अब बची नहीं। कल तक एसबीआई और एलआईसी के जरिए या घरेलू निवेशकों के जरिए कुछ भरपाई तो हो जाती थी, लेकिन अभी भी भरपाई के तरीके सिर्फ इतने हैं, एक दिन 1000 पॉइंट नीचे तो अगले दिन 100 पॉइंट ऊपर किसी तरीके से कर दें और एक स्थिति बनी रहे कि इस देश के भीतर करोड़ों छोटे निवेशक जो हैं, उन लोगों का गुस्सा कहीं उभर कर सामने ना आ जाए। तो लोगों का गुस्सा भी रोकना है और कॉर्पोरेट के भीतर की हलचल को भी रोकनी है। तो कॉर्पोरेट को तो चिताया जा चुका है, जो कि छापा मार दिया गया ईडी के जरिए अनिल अग्रवाल की कंपनी पर, जो कि काफी करीब माने जाते थे सत्ता के। लेकिन एक झटके में जैसे ही उन्होंने नियम कायदे का जिक्र किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया ये कहकर हमें मिलना चाहिए था जेपी एसोसिएट्स, ये कैसे आपने अडानीज को दे दिया, तो एक झटके में चीजें क्या वाकई इसीलिए पलट गई? और अगर इसलिए पलटी तो फिर देखिए शेयर बाजार के भीतर दुनिया में भारत नेगेटिव में है, -2% के शेयर बाजार में नेगेटिव पर, यानी यहां पैसा लगाइएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अमेरिका में पैसा लगाइएगा तो 60% पॉजिटिव में गया है, ताइवान में लगाइएगा तो 112% पॉजिटिव में गया है, साउथ कोरिया में लगाइएगा तो 228% पॉजिटिव में गया है, जापान में भी 71% पॉजिटिव में भी गया है। भारत नेगेटिव में है और शायद यह नेगेटिव वाला एस्पेक्ट ही कॉर्पोरेट के भीतर अब एक नए अल्टरनेटिव को खोज रहा है। वो चाह रहा है कि कुछ अनुकूल परिस्थितियां इस देश में राजनीतिक तौर पर बन जाए, या बनाने में क्या वो मदद कर सकता है? यह मैसेज सरकार के पास तो है, लेकिन इस मैसेज को उभरने ना दिया जाए, या कॉर्पोरेट को बताया जाए कि हमने तो बहुत कुछ आपके साथ मिलकर किया, आपका भी बहुत कुछ स्टेक पर है, तो हमारी भी गद्दी स्टेक पर हो जाएगी। हम दोनों साथ खड़े हो तो ठीक है, लेकिन फिर जरा देखिए भारत के शेयर बाजार नेगेटिव में और दुनिया का हर शेयर बाजार पॉजिटिव में क्यों? शेयर बाजार एक बैरोमीटर तो है भारत के तमाम बड़े कॉर्पोरेट, तमाम बड़े कंपनियां और इस देश के तमाम उन रईसों की कंपनियों को लेकर जिनके नेटवर्थ के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी रईसी की मान्यता उन्हें मिलती है। और दुनिया के बड़े बड़े बैंक कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं, यह अलग मसला है। इस दौर में जो भी सरकार के साथ कॉर्पोरेट खड़ा रहा, उसको दुनिया के किसी भी बैंक ने कर्ज देने से इनकार नहीं किया। इसीलिए भारत के बैंकों से भी कहीं ज्यादा विदेशी बैंकों से कर्ज उन बड़ी कंपनियों ने लिया है, जो बड़ी कंपनियां सत्ता के साथ यानी मोदी सरकार के साथ खड़ी रही। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल भी उठता है, अगर इस शेयर बाजार के जरिए भारत की कॉर्पोरेट के नेटवर्थ का एक हिस्सा समझ में आता है, तो इसके जरिए यह भी समझ में आता है कि भारत के भीतर का अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस मैसेज को कन्वे करता है कि आखिर भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में जुड़ी हुई है, चाहे रिलायंस का जिक्र कीजिएगा तो फिर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जिक्र कीजिएगा, इस देश की बड़ी बड़ी कंप्यूटर वाली कंपनियां, टेक, उसका जिक्र होगा। तो एक क्षण के लिए जरा आप सोचिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भारत का व्यापारिक घाटा दुगना से ज्यादा बढ़ चुका है। आप कहेंगे कैसे? पिछले बरस
यानी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वो $860 बिलियन और जो इंपोर्ट किया वो $979 बिलियन का था। यानी एक्सपोर्ट की रकम थी 81 लाख करोड़ और इंपोर्ट की रकम हो गई 93 लाख करोड़, यानी 11.35 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। यानी महीने दर महीने एक एवरेज बैठता है कि तकरीबन $10 बिलियन भारत को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घाटा हो रहा था। रुपए में कीजिएगा तो 95,000 करोड़ जो डॉलर की कीमत है उस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन एक झटके में दूसरी चीज सोचिए, यह जो मार्च के महीने में युद्ध की परिस्थिति गहराई, अप्रैल के महीने में गहराई, इन 2 महीनों के भीतर का जो घाटा है यह दुगना हो गया। इसके पिछले साल हर महीने का घाटा था $10 बिलियन का, मार्च के महीने में यह बढ़कर $21 बिलियन हो गया, अप्रैल के महीने में यह बढ़कर $28 बिलियन हो गया। यानी अगर यह रफ्तार कंटिन्यू कर गई तो जो व्यापारिक घाटा भारत का है वो 11 लाख करोड़ से बढ़कर 20 से 25 लाख करोड़ हो जाएगा और यह पैसा आपको फॉरेक्स रिजर्व से निकालना पड़ेगा। संकट यही है। लेकिन भारत का एक और संकट है, भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 50% के करीब सर्विस होता है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस से जुड़ी हुई एक्सपोर्ट की चीजें होती है जिससे भारत की कमाई होती है। सामानों की तादाद 50%। अगर इस स्थिति में समझे तो भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था इंजीनियरिंग गुड्स को, संकट उस पर गहरा गया है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था संकट उस पर गहरा गया है। जो सर्विस सेक्टर था संकट वहां भी आ गया है। और जो सी फूड और एग्रीकल्चर था जो चाइना और अमेरिका को दे रहा था, अब जो न्यू ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो रही है वो उल्टा खेल खेलना चाहता है कि हमारा सामान आप लीजिए। और भारत जो सामान मंगा रहा था बाहर से, क्रूड ऑयल, कीमत और बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, गोल्ड था, इन सब को लेकर स्थितियां नाजुक हो गई। और खाने वाला तेल भी था, उसकी भी स्थिति नाजुक हो गई। स्थिति नाजुक है। अब यहां पर अगला सवाल है कि इस देश के भीतर बड़ी तादाद में जिनके पास जो भी पैसा है, जो कॉर्पोरेट के आसरे सोच भी रहे थे, संकट वहां पर गहरा गया। और इसीलिए सीआईआई के सम्मेलन में वह उदय कोटक हो या फिर अश्वनी वैष्णव हो, दोनों कह रहे हैं जबरदस्त संकट है। It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. I don't think you're very far away from the shock, unless, and this is where I don't have an answer, and I suppose none of us have an answer. We are living in very turbulent times. For no fault of ours, for a war which is there between two different countries in our neighborhood, the entire world is getting affected by it. And of course, we are also affected by it because we have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. तो मंत्री ने भी कहा और उदय कोटक ने भी कहा, संकट गहरा है। लेकिन इसके आगे का सवाल यह है कि बीते 12 वर्षों से जो अर्थव्यवस्था चलाई जा रही थी, उस अर्थव्यवस्था का साथ अगर कॉर्पोरेट छोड़ दे तो क्या होगा? अगर उस इकोनॉमी के पैरेलल में वह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो क्या होगा? इस देश के भीतर में जो इकोनॉमी पॉलिटिकल तौर पर मौजूदा बीजेपी की सत्ता को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए से लेकर पॉलिटिकल फंडिंग जो कराती रही, अगर वो थम गई और आने वाले वक्त में और थम जाएगी तब क्या होगा? और इस परिस्थिति के आगे का समाचार यह भी है कि दरअसल सीबीआई और ईडी अगर वह रुक गई या एकमात्र हथियार वही है, तो अगर वो उससे ना घबराए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो ये मानकर चल रहा है कि अगर इसी चक्रव्यूह में फंसे रह गए तो आने वाले वक्त में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट तो सरकार दिखा नहीं पा रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय छवि के आसरे, भारत के बाजार के आसरे और अमेरिकी डील पर टिकी हुई है। कच्चा में माल चीन से चाहिए, उसी से भारत के तमाम प्रोडक्ट्स बन पाएंगे। डील, ट्रेड डील जो हो उसमें अमेरिका साथ दे तो यहां के कॉर्पोरेट रुक पाएंगे। शायद इसीलिए कहीं सरकार दुनिया के मानचित्र पर अमेरिका और चीन के लिए नतमस्तक हो गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही आप देश के भीतर कदम बढ़ाएंगे तो नया सवाल तो यह भी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। कॉर्पोरेट जो सोचता था कि यहां पर कम से कम बाइंग कैपेसिटी तो होगी, वह भी खत्म हो गई। जो शेयर बाजार में सिप का निवेश था वो डगमगाया हुआ है। इकोनॉमी कमजोर हो गई, कंपनियों का नेटवर्थ कम हो रहा है। जो भारत की मजबूत इकोनॉमी बनाने के पीछे घरेलू निवेशक थे, अब वह भी डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल और मई में माना गया था कि मजबूती से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया के बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया,
विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया और इन सब के बीच अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी आ गई और भारत का सेंसेक्स 2.8% इसी दौर में नीचे आ गया, निफ्टी 1.9% नीचे आ गया। सिर्फ विदेशी निवेशकों ने इस 2-2.5 महीनों के भीतर जो बिकवाली यानी जो शेयर बेचे वो 55,963 करोड़ के हैं और उनको लाभ अमेरिका के बाजार में था तो वहां रिटर्न ज्यादा था और रुपया इस दौर में कमजोर हो गया। इन सब के साधन में ना तो हमारे पास एनर्जी बची ना ही हमारे पास करेंसी बची। ना एनर्जी है ना करेंसी है तो ऐसे में लोगों के खर्च को कैसे पूरा करें और कॉरपोरेट का मुनाफा तो दूर की गोटी हो गई तो नेटवर्थ एक सबका गिरते हुए दिखाई देने लगा। सरकार की निगाहों में अभी भी तेल की कीमत है, रुपए की चाल है, विदेशी निवेशकों के रुख पर नजर टिकी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होगी वो फेल हो चली है, जो मानसून है वो फेल हो चुका है, ग्रामीण इलाकों की मांग बढ़ रही है, वहां सामान पहुंचा पाने की स्थिति में कोई आ नहीं रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो लगातार नीचे आते चला गया, ऊर्जा ढांचा हमने तैयार किया नहीं, डेटा सेंटर में निवेश किया नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया नहीं। और इन सब के बीच हम बातचीत अब कर रहे हैं। हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं दर्पण जैन और जो अमेरिका की तरफ से टीम लेकर आए हैं ब्रेंडन लिंच, उनसे बातचीत हो रही है कि बायलैटरल रिलेशन कैसे मजबूत हो जिससे टैक्स हमसे आप कम से कम ले पाएं। लेकिन नया संकट तो उसी कॉर्पोरेट का है जिस कॉर्पोरेट के आश्रय भारत की पॉलिटिक्स और भारत की इकोनॉमी दोनों मिलकर चल रही थी। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज को डराया जाता था, नेताओं को खरीद लिया जाता था। नया संकट कॉर्पोरेट का है जो यह मानकर चल रहा है इतना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, लेकिन अगर भविष्य उजियारा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। और जैसे ही यह सवाल उनके जहन में आता है ईडी की मौजूदगी नजर आने लगती है। इस संकट काल का रास्ता कौन कैसे किस रूप में निकालेगा या फिर इसके जरिए कहीं पॉलिटिकल डामाडोल की परिस्थिति तो नहीं आकर खड़ी होगी, हो सकता है, क्योंकि अब इस देश का सबसे बड़ा चुनाव सबसे बड़े राज्य में होना है, उत्तर प्रदेश के भीतर होना है। इस देश की आर्थिक परिस्थितियां और इस देश के भीतर जो फंडामेंटल पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर चलने वाले इशू हैं, इन्हीं दोनों को आपस में टकराना है। और शायद इसीलिए जेनजी का सवाल भी सरकार के भीतर हलचल पैदा कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।